देखो बच्चों, आज जो है महान व्यक्तित्व है फिर से जो है हम वो पढ़ रहे हैं। 10 पाठ तक हो चुका है, आज पाठ 11 अशोक महान को हम पढ़ेंगे। एक चीज़ ये समझ लीजिए कि कुछ राजा ऐसे हुए हैं कि जिनसे पूरा विश्व प्रभावित था। खूब ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा लंबा बताने का नहीं मतलब है, बोर्ड पर सब लिख दिए हैं और भी लिख देंगे। थोड़ा थोड़ा इनकी कहानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही सुन लो। पूरे विश्व में अपने भारत का पहले ही बताए हैं कि ज्ञान विज्ञान ये सारी चीज़ें और यहाँ की राज व्यवस्था, यहाँ के लोगों की सोच पूरे विश्व के लोग अपनाते थे। उसी तरह सबसे महान प्रतापी राजा अगर किसी को कहा जाए, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के विस्तार के बारे में कहा जाए, तो हम आज ऐसे मौर्य वंश के शासक के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो है इनके बारे में क्या था। तो जो है अशोक महान, इनके पिता का नाम बिंदुसार था। और चूँकि उस समय राजाओं की परंपरा थी कि कई रानियां रहती थी और उनके कई रानियां होंगी तो कई बच्चे होंगे, तो इनके 16 पटरानियां थी बिंदुसार के, और 101 पुत्र जो है इनके थे। अब 101 में मुख्य 3 का नाम मिलता है। पहले का नाम है सुसीम, दूसरे का नाम अशोक और तीसरे का नाम तिस्य। तिस्य जो था इसका सहोदर भाई था, और इनकी माता का नाम सुभद्रांगी या रानी धर्मा था। एक दिन क्या हुआ, मैंने इनकी माता ने जो है सपना देखा कि आपका पुत्र बहुत प्रतापी राजा बनेगा, और बिंदुसार से ये बात उन्होंने सुबह उठ करके बताई। जब सुबह उठ करके बताई तो जो है पटरानियाँ सभी महल में नहीं रहती थी, उनका लिए निजी स्थान बने होते थे, वहाँ रहती थी। जब ये बताया उन्होंने तो बिंदुसार इनको अपने साथ ही रखने लगे थे। और एक चीज़ और बता दें कि ये क्षत्रिय नहीं थी, इनकी जो है रानी धर्मा माने इनकी माता सुभद्रांगी, इसलिए उनको मान सम्मान कम मिलता था। लेकिन जब सपनों वाली बात बताई तो उनको बहुत मान सम्मान मिलने लगा। और जो है अशोक का जन्म हुआ है 304 ईसा पूर्व, माने ईसा के सन 1 के 304 साल पहले। जब से सन 1 शुरू हुआ होगा उसके 304 साल पहले। और जो है 35 साल की अवस्था में इन्होंने राजकाज संभाला। 35 साल के हो गए थे हैं, तो जो है 269 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने राजकाज संभाला। और इनको पहले तक्षशिला प्रांत का गवर्नर बनाया गया था, सुसीम को भी बनाया गया था। पहले राजा थे, छोटा छोटा राज्य दे देते थे। और अशोक इतने महान प्रतापी राजा हुए कि कई बार तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ उसको दबा दिया। और अशोक को देवनाम प्रिय कहा जाता था, माने देवताओं का प्रिय कहा जाता था। एक चीज़, जब इन्होंने कलिंग विजय के बाद पूरा अपना साम्राज्य विस्तार किया तो इनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाने लगा। चक्रवर्ती का मतलब होता है राजाओं का राजा है, जिसकी अधीनता सभी स्वीकार करें। और इन्होंने जो है आज का अगर देखा जाए इनका राज्य विस्तार कहाँ तक था, उत्तर में तक्षशिला तक, दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश तक और पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान तक। यानी आज का अगर देखा जाए कि आज अगर अशोक होते तो कहाँ कहाँ राज्य रहता, तो पूरा भारत देश अशोक का था, पाकिस्तान अशोक का था, अफगानिस्तान था, ईरान था, बांग्लादेश था, म्यांमार था। मैंने इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा इनका जो है राज्य था, और वहाँ की शासन व्यवस्थाएं संभालते थे। जब इनका राज्याभिषेक हुआ 269 ईस्वी में, तो उसके 8 साल बाद इन्होंने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। सबसे ज़्यादा परिवर्तनकारी ये युद्ध इन्हीं के बने, ये वाला युद्ध, कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन में सबसे परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। और उस युद्ध से इतना अशोक का मन खिन्न हो गया कि बहुत ही परिवर्तन हो गया विचारों में। पूर्णतः अशोक अहिंसावादी हो गए। उसमें हुआ क्या, उसमें 1 लाख लोग मार दिए गए। भयानक नरसंहार हुआ। इतिहास में सबसे बड़ा लिखित नरसंहार अशोक के समय में हुआ। वैसे तो महाभारत रामायण हम लोग सुनते हैं, लेकिन अशोक के समय में 1 लाख लोग मार दिए गए, 1.5 लाख लोग घायल हो गए, और 1.5 लाख लोगों को सशस्त्र यानी अस्त्र शस्त्र लिए सैनिकों को बंदी बना लिया गया, और बंदी बना करके अपने राज्य की सीमा से बाहर भेज दिया गया। उसके बाद अशोक ने देखा कि जो बचे हुए हैं, घायल जो है चिल्ला रहे हैं, महिलाएं विलाप कर रही हैं,
है। युद्ध में क्या स्थिति होती है, भयानक स्थिति। एक तरफ से लाशें पड़ी हैं, 2-4 लोग यहाँ मर जाएं तो पूरा देश हाहाकार करने लगता है। उस समय 1 लाख लोग ऐसे पड़े हैं, मारे जा रहे हैं, चील कौवे उनकी लाशों को नोच रहे हैं। और अशोक महान माने इतना गर्वित हुआ उस घटना को लेकर के कि उन्होंने कसम खा ली कि अब से जो है कोई युद्ध नहीं करेंगे। फिर उसके कलिंग के 2 साल बाद, माने जब कलिंग का युद्ध हुआ तो 2 साल बाद, भाई 69 में हुआ है राज्याभिषेक, 8 साल बाद उनका कलिंग का युद्ध हुआ, तो जाहिर सी बात है कब हुआ होगा, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। अब 261 ईसा पूर्व के बाद 2 साल बाद, तो 2 साल पीछे तो घटेंगे ना जब तक एक सन नहीं आ जाएगा। तो 261 के बाद 259 ईसा पूर्व में बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। बाद में जब कलिंग का युद्ध हुआ तो बौद्ध धर्म के उपदेशों में जाने लगे थे, और बौद्ध धर्म के उपगुप्त ने इनको जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। जब बौद्ध धर्म की शिक्षा इनको दे दी तो इनके जो है इनके बच्चे थे, जो जैसे पुत्र का नाम महेंद्र था, पुत्री का नाम संघमित्रा, कुणाल, तिरवा, इस तरह से इनके थे। तो सिंघल द्वीप में, नेपाल में, सिंघल द्वीप माने श्रीलंका, नेपाल, यहाँ पर फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने भेजा अपने पुत्रों को। दूसरी चीज़ ये किया, पुत्र और पुत्री दोनों को श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। इनका मुख्य लक्ष्य फिर क्या हो गया जानते हो? प्रेम, आपस में प्रेम से रहना, सभी धर्मों का समान भाव से आदर करना। ये नहीं कि बौद्ध धर्म हो, बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो सिर्फ बौद्ध धर्म को ही मानते, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना। और शुद्ध शाकाहारी भोजन यानी मीट मांस का सेवन जो है बंद कर दिया और लोगों को प्रेरित किया कि शुद्ध शाकाहारी बन जाइए। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में इन्हीं के समय में 23 ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसमें तक्षशिला रावलपिंडी के पास में पाकिस्तान में, उस समय के आज के पाकिस्तान में है, तक्षशिला, विक्रमशिला, कंधार और नालंदा विश्वविद्यालय ख्याति प्राप्त। मैंने पूरे विश्व में उस तरह के विश्वविद्यालय नहीं थे। बाद में मुगलिया सल्तनत जब शुरू हुई तो और उसको लोगों ने जलवा दिया, और मुगल और जो है मुस्लिम शासकों ने जलवा करके नष्ट विनष्ट कर दिया अपने यहाँ की ज्ञान विज्ञान की परंपरा को। बाकी जो है पूरे बाहर से, चीन से, जापान से और जहाँ माने कुल यूनान से सभी यात्री जो है आते रहते थे वहाँ, और जो है वहाँ अध्ययन करते थे। अब कुल मिलाकर के इनकी पत्नी कारुवाकी थी, तिस्रक्षिता और पद्मावती, 3 रानियों का उल्लेख मिलता है। और भी रानियाँ रही होंगी। ये लोग जहाँ युद्ध में जीतते थे या तो उपहार में ही दे देते थे या तो शादी कर लेते थे। तो है, और एक चीज़ और है कि उस समय ज़्यादा शादियाँ इसलिए भी होती थी कि उनको राज्य विस्तार करना था, तो न लड़ाई लड़ना पड़े, रिश्तेदारी करके राज्य बड़ा हो जाए तो भी कर लेते थे लोग, हैं, इसलिए भी रिश्तेदारी कर लेते थे कि और रिश्तेदारी के लिए मान जाएंगे तो राजा वहीं बने रहेंगे, रिश्तेदारी आपस में हो जाएगी, इस तरह से। तो 23 विश्वविद्यालय इनके समय में खुले। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इन्होंने जगह जगह जो है बाग लगवा दिए, कुएँ खुदवा दिए और पशु पक्षियों की अच्छी व्यवस्था कर दी जब अहिंसावादी हो गए तो। और दूसरे चीज़ इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो सारनाथ है, बौद्ध धर्म जब आपको पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि सारनाथ में अशोक का लाट मैंने अशोक स्तंभ लगाया जिसमें 4 शेर हैं, 3 शेर सामने से दिखाई देते हैं, एक पीछे की तरफ है इसलिए नहीं दिखाई देता। और सत्यमेव जयते लिखा है, उसमें मुंडकोपनिषद से लिया गया है, चक्र बना हुआ है जो अपने तिरंगे का चक्र है वहीं से लिया गया है। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है कि सत्य की हमेशा जय होती है। ये सारी चीज़ें अशोक का कार्य है। अब बहुत आगे बहुत पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब आपके जितना स्तर का है उतना बता दिए हैं, पाठ भी पढ़ा दिए हैं। बाकी बोर्ड पर से नोट कर लीजिए, जो समस्या आएगी बताइएगा। कल से हिंदी व्याकरण रहेगा, शुक्रवार रहेगा कल ना, ठीक है।